हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी। जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टैक्स विद मनीष। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ, जैसा कि आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि ट्विटर्स पे ट्रेंड कर रहा था रोटी इक्वल टू पराठा या 5% इक्वल टू 18%। तो ये ट्रेंडिंग क्यों हो रही थी आज वो हम समझेंगे। और ये ट्रेंडिंग बेसिकली एडवांस रूलिंग की वजह से हो रही थी। तो एडवांस रूलिंग क्या है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को सेक्शंस वाइज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ देखते हैं कि ये ट्रेंड क्यों हो रहा था रोटी इक्वल टू पराठा। तो एक कंपनी है मेसर्स आईडी फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कर्नाटका बेंगलोर की है। इन्होंने क्या किया था, एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन दी थी। एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन दी थी अपनी स्टेट गवर्नमेंट को। उसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो बोलते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ठीक है, इन्होंने उस एक एप्लीकेशन सबमिट की थी। किससे रिलेटेड एप्लीकेशन थी, तो इनका क्या है, रोटी के साथ साथ ये पराठा एक नया ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है। और उस पराठे की खासियत क्या है, वो रेडी टू यूज है। आप उसको केवल हल्का सा हिट करके और तुरंत उसको यूज कर सकते हैं। तो उनका यही कहना था कि जो हमारा ये मालाबार पराठा या होल व्हीट पराठा जो मैंने लॉन्च किया है, उस पे हमारा जीएसटी रेट जो होने वाली है वो 5% होनी है। तो इससे रिलेटेड इनको कंफ्यूजन थी कि 5% होगी या 18% होगी। इनको यही लगता था कि इस पे 5% जीएसटी रेट होगी। तो इन्होंने एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी कंसर्न अथॉरिटी को। तो उसके बाद जैसा कि रूल्स में है कि 90 दिन के भीतर एडवांस रूलिंग के डिसीजंस, एडवांस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की जो अथॉरिटी बनाई गई है स्टेट लेवल पे, वो डिसीजन देती है। और डिसीजन जब उन्होंने दिया तो उन्होंने जो डिसीजन दिया तो कहा द प्रोडक्ट्स आर नॉट रेडली कंज्यूमेबल बट नीड टू बी हीटेड बिफोर कंजम्पशन। और भी कई सारे रीजंस दिए। उसकी वजह से उन्होंने बोला कि रोटी इज नॉट इक्वल टू पराठा। मीन्स उसमें अगर हम रोटी पे 5% वो जीएसटी लगाते हैं तो ये रोटी से कंपेयर हम नहीं कर सकते, क्योंकि रोटी को हम रेडी टू यूज है, उसको तुरंत कंज्यूम करते हैं। जबकि जो आपका मैन्युफैक्चर, आप जो पराठा कर रहे हो उसको आप हीट करोगे और वो नॉट रेडियली कंज्यूमेबल है। तो इस वजह से उन्होंने जीएसटी रेट 18% दिया और उसी को पब्लिक ने, लोगों ने इसको 18%, 5% या रोटी डज नॉट इक्वल टू पराठा, ये सारे से ट्रेंड होने लगा। तो सबसे पहले हम साइट पे चलते हैं। आपको भी मैं दिखाना चाहूंगा कि वो पराठा किस वेबसाइट पे और कैसी मैन्युफैक्चरिंग, कैसी पैकिंग है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके पराठा है, आप इसके और फूड्स में जाएंगे, नेचर्स में मालाबार पराठा। तो अगर हम मालाबार पराठा की बात करें तो मालाबार पराठा में जैसे आप ये देख रहे हैं, और इसमें इन्होंने जो क्वालिटी की बात की है मालाबार पराठा की, अभी नोटिफाइड इन, ये सारे इनके पराठे के हैं। और अगर आप देखेंगे कि कैसे इसको कंज्यूम करना है तो काफ़ी सिंपल वे है कि आप इसको पैकेट को ओपन करिए, कट करिए और इसको घी हल्की सी लगा करके कुछ मिनट्स में इसको हीट करिए और तुरंत आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसी पे कितने % जीएसटी लगेगी, इनको डाउट था। जब इन्हें डाउट था, इन्होंने एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन सबमिट किया स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया एडवांस रूलिंग का, वो यही आया कि ये रोटी से इसको कंपेयर नहीं कर सकते और ये कंज्यूमेबल नहीं है और कंज्यूमेबल, रेडी टू कंज्यूमेबल नहीं है। इसको आपको हीट करना होगा, फिर आप कंज्यूम करोगे। इसमें बहुत सारे डिसीजंस में उन्होंने दिया कि केमिकल्स भी होते हैं इसमें यूज किए गए हैं, कई सारी चीजें इन्होंने डिसीजंस में डाले। तो उसमें इन्होंने कहा कि ये जीएसटी रेट इस पे 18% आएगी और वही चीजें ट्रेंड कर रही थी ट्विटर पे। तो हमें सबसे पहले ये भी देखना होगा अब कि एडवांस रूलिंग होती क्या है। और एडवांस रूलिंग की, जैसे हमने बताया, एमएसआईडी फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने होल व्हीट पराठा, मालाबार पराठा के लिए इन्होंने कहा रेडी टू यूज है। और इनकी समझ से लगता था कि ये रोटी के बराबर ही है, जैसे रोटी पे 5% जीएसटी है वैसे ही इस पराठे की पैकिंग पे भी हमारी 5% जीएसटी
होगी। बट एडवांस रूलिंग जब डिसीजन आया है अथॉरिटी की, तो उन्होंने यही बोला द प्रोडक्ट्स आर नॉट रेडिली कंज्यूमेबल बट नीड टू बी द हीटेड बिफोर कंजम्पशन, और इस पे इन्होंने जीएसटी रेट जो बताया 18% दिया। ये मेजर रीजन यही था, बाकी और सारे रीजंस उन्होंने दे रखी है उसमें, अगर आप डिसीजंस पूरी पढ़ेंगे। अब हमें ये देखते हैं कि ये एडवांस रूलिंग होती क्या है। तो बेसिकली एडवांस रूलिंग जो होती है मैंने बना रखी है, इसमें सेक्शंस 95 से सेक्शन 1067 तक गई है, बट अभी हम जो मेन सेक्शंस हैं वो 140 तक डिस्कस करते हैं। एडवांस रूलिंग कौन ले सकता है, ये होती क्या है, कितनी फीसेस लगती हैं इसकी, किसके लिए ये बाइंडिंग है, कितने अमाउंट की फीस होगी, कौन कैसे एडवांस रूलिंग ले, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे 1 to 1 करके। तो सबसे पहले सेक्शन 95 डिफिनीशन बताता है एडवांस रूलिंग की, और अगर हम एडवांस रूलिंग की बात करें तो एडवांस रूलिंग में क्या होता है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन चाहे तो एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। ये किसे करेगा सबमिट, तो अथॉरिटी को करता है। अथॉरिटी कौन होती है, स्टेट लेवल पे होती है। यहां मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ये स्टेट लेवल अथॉरिटी होती है। और जो इसमें मेंबर्स होते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, उसमें 2 मेंबर्स होते हैं जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के और एक स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये दोनों डिसीजंस लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर किसी भी चीज की डाउट है, अब वहां पे इन्होंने स्पेसिफाइड भी किया है कि आप किस किस चीज को कंफर्म कर सकते हैं एडवांस रूलिंग के थ्रू। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और वो डिसीजंस देंगे। तो अगर हम बेसिकली देखें, कोई भी पर्सन, ऐसा जरूरी नहीं है कि जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है वही एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, नहीं। एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना कोई भी पर्सन कर सकता है, चाहे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाह रहा है। तो वो एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन करेगा ARA 01 की फॉर्म में। एडवांस रूलिंग की जो फीस है वो 5000 CGST में, 5000 SGST एक्ट के अंतर्गत होती है। इट मींस अगर आप एडवांस रूलिंग के लिए देना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो आप 10,000 आपको फीस पे करनी होगी, और आपके एडवांस रूलिंग फॉर्म सबमिट करने के विद इन 90 डेज आपको वो डिसीजंस एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बात आती है कि एडवांस रूलिंग में हम क्या क्या डिसीजंस, क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या मैटर एप्लीकेशंस में डाल सकते हैं, किस मैटर्स पे, किस क्वेश्चंस पे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो है वो डिसीजंस देगी। तो यहां पे 7 स्पेसिफाइड वैसे दिए गए हैं कैटेगरी, जैसे कि आप कर सकते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आप अपने गुड्स प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशंस को आप कंफर्म कर सकते हैं। मींस किस HSN, जैसा कि आपको पता है कि गुड्स के केस में HSN होती है और सर्विस के केस में SSC सैक कोड बोलते हैं, वो होती है। तो अगर आपको डाउट है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस HSN के अंतर्गत आएगा, उस पे कितने % GST रेट लगनी है, दूसरी फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है या नहीं है। इट मींस अगर आप कोई सर्विस या कोई एक सर्विस ले रहे हैं या गुड्स सेल परचेज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और आपको डाउट है कि इस पे मुझे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करानी है या नहीं करानी है, तो भी इस क्वेश्चंस को आप एराइज कर सकते हैं अथॉरिटी के समक्ष, और इसके लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। और तीसरी चीज क्या होती है, आपको डाउट है कि जीएसटी रेट कितनी होगी, या फिर आपको ये डाउट है कि जो हमारा एग्जम्पशंस को लेकर के कि जो हमने प्रोडक्ट खरीदा है उस पे क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, या जो हमने प्रोडक्ट सेल किया है उस पे एग्जम्पशन है या वो टैक्सेबल है, या आपको टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि किस वैल्यू पे हम टैक्स कैलकुलेट कराएं। ऐसी 7 चीजें दी गई हैं, 7 एक्टिविटीज हैं जिसके लिए आप एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि किस चीज के लिए आप एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है, अगर आपको ई वे बिल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ई वे बिल से रिलेटेड कोई भी एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी मैटर क्वेश्चन एराइज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, साथ ही साथ अगर हम बात करें सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई की, देखिए
सप्लाई के लिए आप एडवांस रूलिंग देश की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आपको ये कंफर्म करना है कि जो ये हमारी प्रोडक्ट है या सर्विस है ये क्या सप्लाई है या नहीं, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 7 जो बात करता है सप्लाई की, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या सर्विस या गुड्स जो हम दे रहे हैं वो सप्लाई के अंतर्गत, सप्लाई की डिफिनीशंस में कवर है या नहीं, क्योंकि अगर वो हमारी चीज सप्लाई ही नहीं है तो फिर वो टैक्सेबल की बात ही नहीं होती है, जीएसटी में टैक्स लगेगा ही नहीं। तो अगर आपको डाउट है कि ये मेरी सर्विस या कोई मेरा गुड्स जो है ये सप्लाई है या नहीं है, तो आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं एडवांस रूलिंग के लिए, डिसीजंस के लिए। बट अगर आप चाहते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन किया जाए कि एडवांस रूलिंग के अंतर्गत अथॉरिटी आपको बता दे कि आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इस केस में, तो इसके लिए आप एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर देखें बेसिकली तो दो केसेस या ऐसे और भी केसेस हैं, दो मेजर केसेस हैं कि आप ई वे बिल के रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते। दूसरा है आप प्लेस ऑफ सप्लाई को डिसाइड करने के लिए एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते। अब हम बात करते हैं इसमें अथॉरिटी कौन होती है। सेक्शन 96 बताता है हमें अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। इसमें जैसे कि मल्टीपल स्टेट वाइज अथॉरिटी होती है, क्योंकि जो एडवांस रूलिंग का आपका देखें तो मैंने आपको बताया ये सेंट्रल लेवल पर नहीं होती है, ये स्टेट लेवल पर होती है। इट मींस अगर कोई डीलर है वो किसी प्रोडक्ट या किसी रेट को लेकर के डाउट में है और वो ऐसे क्वेश्चन एराइज करता है एप्लीकेशन के थ्रू, तो अगर दिल्ली गवर्नमेंट उसको ये बोलती है कि इस प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लगेगी या ये प्रोडक्ट सप्लाई है, तो फिर उसके लिए वो डिसीजंस वो यूपी में अपने नहीं अडॉप्ट कर सकता, मींस यूपी में उसको अप्लाई नहीं कर सकता। यूपी के लिए उसको अपना अलग से एप्लीकेशन सबमिट करके कंफर्म करनी होगी, क्योंकि जो होती है ये जो बाइंडिंग अथॉरिटी अगर हम देखें कि जो एडवांस रूलिंग के जो डिसीजंस होते हैं इसके लिए बाउंड कौन है, तो इसमें बाउंड जो होते हैं आपका जुरिडिक्शियल पर्सन होता है, जो ऑफिसर्स है, प्रॉपर ऑफिसर्स आपके जीएसटी कंसर्न में। दूसरा उस एसएससी पर बाउंड होता है जिसने एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन देकर के डिसीजंस लिए। ये किसी थर्ड या सेकंड पर्सन के एप्लीकेंट पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो अथॉरिटी है वो स्टेट वाइज हो गई। स्टेट वाइज आपको डिसीजंस लेनी होती है, एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, और जो यहाँ मेंबर्स होते हैं वो दो मेंबर्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको होगा कंफ्यूजन कि अगर दोनों मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मींस एक मेंबर्स जो है डिसीजन लेने वाला वो कह रहा है 5% के रेट से टैक्सेबल होगा, सेकेंड पर्सन कहता है 18% के रेट से टैक्सेबल होगा, उस केस में क्या होगी वो सारी पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारे ये सारी चीजें नीचे सेक्शंस में आएंगे। तो एडवांस रूलिंग जो हो गई स्टेट वाइज हो गई। अब आप आते हैं कि जो सेक्शन 97 कहता है वो एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग, और इसमें मैटर्स क्या होंगे एडवांस रूलिंग की उसकी बात करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया 7 एक्टिविटीज दी गई है। आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं कराना है। ये प्रोडक्ट आप जो सेल कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं ये सप्लाई के डिफिनेशंस में कवर होती है नहीं होती है। अगर आपको डाउट है किसी भी तरीके की कि इसकी HSN कोड क्या होगी, ये किस में फॉल करेगा, क्लासिफिकेशंस आपको चाहिए, इस पे कितनी % जीएसटी रेट लगेगी, इस प्रोडक्ट की या इस सर्विस की हम ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं इस पे एग्जम्पशन है या नहीं है, इन सारी चीजों के लिए आप एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। बट आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं अगर आप ई वे बिल से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चंस या मैटर्स को रेज करते हैं या प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने की बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं फिर सेक्शन 98 जो बात करता है कि प्रोसीजर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अथवा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। सेक्शन 91(8) जो होता है इसमें प्रोसीजर्स बताए गए हैं कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको 90 डेज के भीतर आपको डिसीजंस एडवांस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा दे दी जाएगी।
इसमें जो होता है सबसे पहले आपके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे कि रिजेक्ट क्यों होंगे। तो सबसे पहले रिजेक्ट होने का जो रीजन है यही है कि अगर आपने उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजंस या एप्लीकेशंस ऑलरेडी आपने सबमिट किया था और उस पर डिसीजन ली जा चुकी है, तो फिर से आप उसी चीज को डिसीजंस के लिए एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा केस क्या होता है कि अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था और ऐसे एप्लीकेशन सबमिट किया था और उस पे किसी अदर जगह पे प्रोसेसिंग में है, इट मींस आपने कहीं और वो चीजें डिसाइड करने के लिए प्रोसेसिंग में डाल रखी है और वो चीज अभी कंफर्म नहीं हुई है, आप फिर से एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन डाल देते हैं तो आपके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जा सकता है। और इस रिजेक्ट करने से पहले आपको जो सुनने का अवसर दिया जाएगा, अथॉरिटी जो होगी आपसे क्वेश्चंस करेगी या आपसे ये चीज डिसाइड करेगी कि क्यों ना आपके इस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाए। और एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के साथ साथ आपको उसका रीजन भी अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी कि आपके एप्लीकेशंस को क्यों रिजेक्ट किया गया। अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि एडवांस रूलिंग अगर आप लेने जाते हैं वहां पर स्टेट लेवल की अथॉरिटी होती है और उस स्टेट लेवल में दो पर्सन्स होते हैं, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। ये टेक्निकल पर्सन ऑफिसर्स होते हैं। तो अगर एक पर्सन की जो ओपिनियन है वो दूसरे पर्सन से ओपिनियन से मैच नहीं करती है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लेट सपोज वो पराठा कंपनी ही थी, पराठा में एक ऑफिसर्स का डिसीजन है कि इस पे जीएसटी 18% लगनी है, जबकि वहीं दूसरे ऑफिसर्स का डिसीजन है कि जीएसटी रेट इस पे 5% लगनी है। तो इस केस में अगर दोनों में ओपिनियन में डिफरेंस होता है तो इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास। अपीलेट अथॉरिटी के पास यहां आपको ध्यान से समझना है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन जो देते हैं वो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को देते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AAR। ठीक है, अगर इन AAR जो अथॉरिटी है उसके बीच में कोई डिफरेंस में ओपिनियन है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो डिसीजंस ट्रांसफर की जाती है अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, मींस इसको बोलते हैं हम AAR। ठीक है, वहां पे हम ट्रांसफर करते हैं। ये इससे हाई लेवल की अथॉरिटी होती है, बट इसमें भी केवल दो ही मेंबर्स होते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। और ये भी जो अथॉरिटी कंस्टिट्यूट हुई है वो भी स्टेट लेवल पे ही हुई है। तो फिर अब हम बात करते हैं सेक्शन 99 की। अब सेक्शन 99 में क्या होता है, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी जो सेक्शन 95 से सेक्शन 98 तक जो भी डिसीजंस थे, वो जो डिसीजंस ले रहे थे या जो एप्लीकेशन जा रही थी वो AAR के पास जा रही थी, मींस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। और जो अब सेक्शन 99 आया वो पिक्चर्स में आया, इसको हम बोलते हैं AAR, इसको बोलते हैं अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। तो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्यों, अगर AAR के बीच में किसी चीज की कॉन्फ्लिक्ट है, उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वो चीज फॉरवर्ड कर दी जाएगी अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को। इसमें भी स्टेट लेवल का ही कॉन्स्टिट्यूशन है, यहां भी दो ही मेंबर्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक स्टेट गवर्नमेंट के। बट डिफरेंस क्या है, यहां पे जो मेंबर्स हैं वो चीफ ऑफिसर्स होते हैं और हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। अब क्या है, फिर सेक्शन 100 जो पावर देता है अपील टू अपीलेट अथॉरिटी। ये अब हमें यहां पे देखना होगा कि अगर आपके AAR के बीच जो डिसीजंस थे वो डिसीजंस आ चुके
और आप उसके डिसीजन से एज ए अप्लीकेंट, मीन्स हमने एप्लीकेशन सबमिट किया था, मैं अप्लीकेंट हूं और एज ए अप्लीकेंट मैं उस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो हमारे पास जो पावर है वो है कि हम अपीलेट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं इसके अगेंस्ट कि हमारे जो डिसीजंस हैं, जो AAR ने डिसीजंस लिए हैं, उस डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो। इसके लिए आप चाहो तो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन डाल सकते हो और इसके लिए आपको अपील कर सकते हो और ये आपको सेक्शन 100 प्रोवाइड करता है ऐसी पावर। तो लेकिन यहां पे अगर आप अपील करते हो फर्दर अपीलेट अथॉरिटी को, तो यहां भी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप एप्लीकेशन स्टार्टिंग में देते हो AAR को, वहां जो फीस थी 5000 CGST 5000 SGST की थी, बट अगर आप अपीलेट अथॉरिटी को अपील के लिए एप्लीकेशंस डालते हो, वहां पे आपकी जो फीस होगी 10,000 CGST और 10,000 SGST की होगी। तो अपीलेट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट दो कारण से हुई। पहला, अगर AAR के डिसीजंस ऑफ ओपिनियन मिसमैच हैं। दूसरा, अगर आप AAR के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में, मींस AAR को आप अपील कर सकते हैं। अब आता है कि अगर AAR में दो पर्सन हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्टेट गवर्नमेंट का, और यहां भी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो फिर क्या हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ITAT जा सकते हैं या नहीं? तो यहां पे एडवांस रूलिंग में जो लॉ बनाई गई, यहां पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ITAT में जाने का कोई भी दरवाजा ओपन नहीं है। अगर जो लास्ट स्टेज है वो यही है कि आप अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी को। अगर अपीलेट अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, इट मींस जो आपका मैटर है, जो आपका क्वेश्चंस है, उस पर एडवांस रूलिंग नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब जो ये है अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग AAR, ये लास्ट स्टेज है आपका। इसके आगे आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ITAT में अपील नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे AAR में आपके डिसीजंस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दोनों मेंबर्स के बीच, तो फिर आपको ये माना जाएगा कि आपके जो एक्टिविटीज हैं, जो आपके क्वेश्चंस थे, जो आपके मैटर्स थे, उस पे एडवांस रूलिंग नहीं दी जा सकती है। अब सेक्शन 101 ऑर्डर ऑफ अपील्स अथॉरिटी की बात करता है और सेक्शन 102 जो कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ AR। इसमें रेक्टिफिकेशंस की अगर बात करें तो अगर कोई डिसीजंस AAR ने दे दिया और उस डिसीजंस में किसी भी तरीके की मिस्टेक हो गई और वो मिस्टेक जस्टिफाइड है, अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो अगर ये मिस्टेक एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन दिया था उसकी नॉलेज में आती है, तो वो चाहे तो 6 महीने के भीतर AAR से उस पे करेक्शन रेक्टिफिकेशंस करवा सकता है, या AAR को खुद सुमोटो खुद ही पता चल जाता है कि उस डिसीजंस में ये जो है रेक्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, वहां पे ये मिस्टेक हो गई है, तो AAR भी चाहे तो खुद से कर सकता है रेक्टिफिकेशंस, या जो आपकी GST ऑफिसर्स हैं, ज्यूरिडिक्शंस हैं, वो भी एप्लीकेशन AAR को दे करके इसमें रेक्टिफिकेशंस करा सकती है अगर ऐसा एरर, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। अब आते हैं सेक्शन 103 एप्लीकेबिलिटी या बाइंडिंग ऑफ AR। जैसा मैंने बताया कि जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है एडवांस रूलिंग के लिए, डिसीजंस के लिए, वो जो होता है बाइंडिंग होगा केवल उसी एप्लीकेंट के ऊपर जिसने एप्लीकेशन सबमिट किया। पहला एप्लीकेंट के ऊपर, दूसरा उस ज्यूरिडिक्शंस को बाउंडिंग होगा जिस ज्यूरिडिक्शन में एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन है। इसको भी हम एग्जांपल से समझेंगे, अभी केवल रूल देखते हैं। अब बात करते हैं इसको एग्जांपल से, बाइंडिंग ऑफ AR को। अगर लेट सपोज इस पराठे की कंपनी जो थी ID फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने, यहां पे इन्होंने जो डिसीजंस लिया एडवांस रूलिंग के थ्रू, इसमें क्या हुआ
इन्होंने पराठा का जो डिसीजन आया 18% आया। लेट सपोज एक दूसरी कंपनी है एम फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दूसरी कंपनी, अगर वो चाह रही है कि आईडी फ्रेश फूड के केस में जो डिसीजंस था अथॉरिटी का वो 18% दिया गया और मैं भी उसी डिसीजंस को फॉलो कर लेता हूं और 18% से जीएसटी लगा लेता हूं, तो वो डिसीजंस जो सेकंड पर्सन एमएसएमएम फ्रेश फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उस पे अप्लीकेबल नहीं होता है, वो ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकता। इट मींस जो डिसीजंस जिस एप्लीकेंट ने एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन दिया है और उस पे जो डिसीजंस आई है केवल वो उसी एप्लीकेंट पे ही एप्लीकेबल होती है जिसने एप्लीकेशन दी है, क्योंकि ये स्टेट लेवल की जो अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, उसके द्वारा दी गई डिसीजन होती है, ये किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस नहीं होती है। इसलिए ये पूरे स्टेट को या पूरे स्टेट के जो रजिस्टर्ड पर्सन या मैन्युफैक्चरर हैं उनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होती, बल्कि इंडिविजुअली उसी एप्लीकेंट के ऊपर अप्लीकेबल होती है जिसने एप्लीकेशन सबमिट की थी और एडवांस रूलिंग के लिए डिसीजंस मांगा था। अब बात करते हैं अथॉरिटी। अब अथॉरिटी भी जो होती है वो कर्नाटका, जैसे इस केस में अगर कर्नाटका स्टेट की अथॉरिटी ने जो वहां का ऑफिसर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जीएसटी ऑफिसर्स है, तो ये जो बाइंडिंग होगी वहीं के केवल कॉन्स्टिट्यूशन जो ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर है जीएसटी का उसी के ऊपर बाइंडिंग होगी, ना कि दिल्ली के जीएसटी ऑफिसर्स के ऊपर या जीएसटी के किसी अन्य दिल्ली के किसी अन्य डीलर के ऊपर। तो अगर वही हम बात करें जो सेक्शन कहता है कि ये अप्लीकेबिलिटी 103 कहता है अप्लीकेबिलिटी बाइंडिंग ऑफ एआर, तो वो केवल एआर जो होती है एडवांस रूलिंग उसी के ऊपर बाइंडिंग होती है जिसने एप्लीकेशन सबमिट की थी, जिस एप्लीकेंट ने एप्लीकेशंस दी थी। अब सेक्शन 14 कहता है एआर टू बी वाइड इन सर्टेन केसेस। अगर आपने जानबूझ करके किसी भी मति भ्रम के थ्रू या जानबूझ करके आपने गलत तथ्यों को दे करके आपने डिसीजंस ले लिया है, बाद में एडवांस रूलिंग का जो डिसीजंस आया है, बाद में अगर चाहे ऑफिसर्स मींस आपका जो जीएसटी ऑफिसर है जिस ज्यूरिडिक्शंस में आपका केस है या वो ज्यूरिडिक्शंस में केस है, या जो अथॉरिटी है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग या अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, उसे ऐसा पता चलता है कि आपने मतिभ्रम के द्वारा गलत तथ्यों को पेश करके आपने रूलिंग का डिसीजंस लिया है, तो वो उस डिसीजन को खारिज कर देगी, कैंसिल कर देगी और सेक्शन 140 के अंतर्गत उसे वाइड करते हुए वो शुरू से आपके ऊपर अप्लीकेबल होगी वो चीजें जब आपने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन सबमिट की थी। इट मींस आपको जो भी डिसीजंस लेनी है, जो भी फैक्ट रखनी है, वो ट्रू रखनी होगी। इस चीज को अब हम कंक्लूड करते हैं और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें एडवांस रूलिंग की, तो एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेंट जो होता है एप्लीकेशन सबमिट करता है ARA01, ये एप्लीकेशन सबमिट की जाती है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को, जो कि स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल की डिसीजंस होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेती है कि उसके डिसीजंस हैं, और स्टेट लेवल की जो ये अथॉरिटी है उसमें 2 मेंबर्स होते हैं, एक मेंबर्स जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक मेंबर्स जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का। इन दोनों मेंबर्स को डिसीजंस लेनी होती हैं। अगर दोनों के जो डिसीजंस हैं डिसीजन ऑफ ओपिनियन मिसमैच करते हैं, मींस दोनों के अलग अलग डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, तो वो केस जो होती है ट्रांसफर कर दी जाती है, फॉरवर्ड कर दी जाती है अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मींस AAR को ट्रांसफर कर दी जाती है। दूसरा, इसमें जो AAR में जो फीस है उसमें 5000 आपकी फीस होती है CGST की, 5000 SGST, इट मीन्स आपको 10,000 रुपीज फीस पे करनी होगी। एप्लीकेशन देने के विद इन 90 डेज जो है आपको डिसीजंस मिल जाते हैं और वो डिसीजंस केवल उसी एप्लीकेंट उसी ज्यूरिडिक्शंस
के ऊपर अप्लीकेबल होती है जिस अप्लीकेंट ने एप्लीकेशन सबमिट किया था या ज्यूरिडिक्शंस में उसका जीएसटी केस है। और अगर हम बात करें अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास आप एक केस में और जा सकते हैं अगर आप AAR मींस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के जो डिसीजंस है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप AAR के पास एप्लीकेशन या अपील कर सकते हैं सेक्शन 100 में। लेकिन आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ITAT नहीं जा सकते हैं एडवांस रूलिंग के लिए। एडवांस रूलिंग में 7 एक्टिविटीज दी गई है जिसके लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन 2 एक्टिविटीज ऐसी है ई-वे बिल से रिगार्डिंग या प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करने के लिए आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते हैं। एडवांस रूलिंग जो होती है, अगर इसकी हम टाइम लिमिट की बात करें तो एडवांस रूलिंग की कोई भी टाइम लिमिट उसमें स्पेसिफाइड नहीं की गई है। इट मींस जब तक किसी लॉ में, किसी फैक्ट में कोई चेंजेस ना हो तब तक वो एसएससी एप्लीकेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता रहेगा। अब उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। ऐसे ही वीडियो की लेटेस्ट अपडेट और नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।